जब बैटमैन निंजा 2018 में रिलीज हुआ था तब ये माना जा रहा था कि ये एक वन ऑफ मूवी है, लेकिन डायरेक्टर जुनिची मिज़ाकी ने अपनी सीक्वल बनाई है क्योंकि पहली मूवी को बहुत अच्छी रिस्पांस मिली थी। इस वीडियो में हम बैटमैन निंजा यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन और दोनों मूवीज का डिटेल्ड नैरेटिव आप तक पहुंचाएंगे। ध्यान रखें कि रीसेंट रिलीज में कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बैटमैन और उसके दुश्मन फ्यूडल जापान में कैसे पहुंच गए, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। जब बैटमैन निंजा का कंसेप्ट तब ये फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। सभी लोग इस प्लॉट के इफेक्टिवनेस को लेकर एक नहीं थे। कहानी एक टिपिकल बैटमैन सेटअप से शुरू होती है, जहां बैटमैन आर्खम असाइलम में गोरिल्ला ग्रोड से लड़ रहा होता है। अचानक बैटमैन ग्रोड के क्वेक इंजन टाइम मशीन में फंस जाता है और फ्यूडल जापान में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यह बैटमैन के लिए एक बिल्कुल नया वर्ल्ड है और उसे जोकर के लिए काम करने वाले अशारू समुराई सोल्जर से वेलकम किया जाता है, जो उसका पीछा करते हैं। बैटमैन किसी तरह से भागकर कैटवुमन से मिलता है, जो उसे बताती है कि यह सब क्या हो रहा है। पता चलता है कि बैटमैन सबसे आखिरी में आया है और गॉथम के सारे क्रिमिनल्स यहाँ 2 साल पहले आ चुके हैं। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि बैटमैन सबसे दूर था जब क्वेक इंजन का असर उस पर पड़ा। अब गॉथम के सारे बदनाम क्रिमिनल्स फ्यूडल जापान के रूथलेस लॉर्ड्स बन गए हैं और दुनिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए लड़ रहे हैं। बैटमैन का काम बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसे इन विलन्स को रोकना है ताकि वे हिस्ट्री का कोर्स न बदल दें। बैटमैन को आर्खम कासल, जो कि उसके वर्ल्ड में आर्खम असाइलम हुआ करता था, वहां जाकर क्वेक इंजन को बंद करना है। इस जर्नी में कैटवुमन भी उसका साथ देती है। बैटमैन जल्दी ही यह भी पता करता है कि एल्फ्रेड पेनीवर्थ भी इस टाइम पीरियड में है और उसने एक बैट केव भी बनाया है। लेकिन जोकर की फोर्सेस बैटमैन के हाइड आउट को ढूंढ निकालती हैं और वे उसे एम्बुश करते हैं। लेकिन बैटमैन अपने बैटमोबाइल में आर्खम कासल तक पहुंच जाता है। अगर ये सब बहुत बिजार लग रहा है तो और भी अजीब हो जाता है जब आर्खम कासल एक रोबोटिक फोर्ट्रेस में बदल जाता है। बैटमैन जोकर से एक ऐसे फेस ऑफ में मिलता है जो उसकी लाइफ के सबसे वियर्ड फेस ऑफ्स में से एक होता है। लेकिन मिशन तब रुक जाता है जब बैटमैन को एक औरत और उसके बच्चे को बचाना पड़ता है जो रोबोट के हाथ के नीचे आ रहे होते हैं। ये औरत जो दिखती है वह असल में हार्ली क्विन होती है। बैटमैन बेन को हराने में सफल होता है और रोबोट के हाथ को रोक लेता है, लेकिन अब वह जोकर के मिनियन से घिरा होता है। तब एक अनएक्सपेक्टेड हीरो, बैट क्लैन के लीडर एलोन, बैटमैन को बचाने आता है। बैटमैन को बैट क्लैन के बारे में पता चलता है, जिन्होंने रॉबिन, नाइटविंग, रेड रॉबिन और रेड हुड को पहले यहाँ लाया था। एक प्रोफेसी है जो बैट क्लैन को प्रेरित करती है, जो कहती है कि एक फॉरेन बैट निंजा आएगा और जमीन को बहाल करेगा। रॉबिन बैटमैन को ग्रोड से इनविटेशन देता है और वे एक हॉट स्प्रिंग के पास जाते हैं, जहां ग्रोड बताता है कि उसका असली प्लान ये था कि वह विलन्स को भेजे और गॉथम को अपने कंट्रोल में रखे। लेकिन बैटमैन की वजह से सब कुछ उल्टा हो गया और अब वह फ्यूडल जापान में फंस गया है। दोनों बैटमैन और ग्रोड यह तय करते हैं कि वे साथ मिलकर गॉथम वापस जाने का रास्ता निकालेंगे। बैटमैन, ग्रोड, बैट क्लैन और कैटवुमन मिलकर जोकर और उसकी फोर्सेस से लड़ते हैं। जोकर और हार्ली क्विन को हरा दिया जाता है, लेकिन ग्रोड अपनी असली चाल दिखाता है जब वह बैटमैन को धोखा देता है। यह भी पता चलता है कि वह टू फेस के साथ मिलकर काम कर रहा था। जोकर और हार्ली क्विन इस वक्त भाग जाते हैं और अपनी शिप को उड़ा देते हैं, जिसमें वे बैटमैन को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसी बीच कैटवुमन, जो कि हार्ली से एक पावर कन्वर्टर ले चुकी थी, ग्रोड के साथ डील करने की कोशिश करती है ताकि वह गॉथम वापस जा सके। ग्रोड और कैटवुमन को बाकी पावर कन्वर्टर्स की जरूरत है जो पेंगुइन, डेथस्ट्रोक और पॉइजन आइवी के पास है, ताकि क्वेक इंजन को पूरा किया जा सके। जब तक वे कन्वर्टर्स नहीं मिलते तब तक गॉथम वापस जाना मुश्किल है। बैटमैन अपने पुराने घावों से उबरकर निंजा के तरीके सीखता है ताकि वह ग्रोड को हरा सके और बैट क्लैन को भी प्रेरित करता है कि वे निंजा बनकर उनकी मदद करें। जोकर और हार्ली क्विन का हाल थोड़ा अलग होता है। उनकी याददाश्त की वजह से वे अब एक फार्मर की जिंदगी जीने लगते हैं, जो रेड हुड को पता चलता है जब वह उन्हें 1 महीने बाद ढूंढ निकालता है। विलन्स एक और बदलाव के लिए तैयार होते हैं जो फील्ड ऑफ हेल में हो सकता है। कास्टल के रोबोट्स मोबिलाइज हो जाते हैं और अब बैटमैन तैयार है उनका सामना करने के लिए अपनी बैट फैमिली और बैट क्लैन के साथ। पर इस दौरान ग्रोड के अपने प्लान्स होते हैं क्योंकि वह बाकी विलन्स को हराकर जापान पर अपना राज करना चाहता है। लेकिन जोकर और हार्ली उसके प्लान्स को फेल कर देते हैं और अपना कासल वापस ले आते हैं। फिर मूवी का एक सबसे अनबिलीवेबल सीक्वेंस आता है जहां कई कासल्स को मर्ज करके एक सुपर रोबोट लॉर्ड जोकर बनाया जाता है। बैट फैमिली मुश्किल से कैटवुमन और ग्रोड को बचाने में कामयाब होती है। अब गारोड को समझ आता है कि उनके प्रॉब्लम्स कितने सीरियस हो गए हैं और क्योंकि वह जोकर और हार्ली के अटैक में भी घायल हो चुका है,
वह अपनी आर्मी ऑफ मंकीज का कंट्रोल बैटमैन को दे देता है। रॉबिन की मदद से डार्क नाइट उन मंकीज को एक मैसिव समुराई मंकी में मर्ज करने में सफल होता है, जो फिर बैट्स के स्वॉर्म के साथ फ्यूज होकर बैट गॉड बन जाता है। इस दौरान हम यह भी जान जाते हैं कि जोकर और हार्ली अपनी याददाश्त कैसे वापस पाए। जोकर बैटमैन को बताता है कि उसने स्पेशल फ्लावर्स उगाए थे जो उन्हें उनकी असली याददाश्त दिलाने में मदद करते हैं। फाइट और भी इंटेंस हो जाती है, कास्टल गिर जाता है और अब बैटमैन और जोकर के बीच का फाइनल शोडाउन होता है। एक नेल बाइटिंग सोर्ड फाइट होती है जहां बैटमैन अपनी निंजुत्सु स्किल्स दिखाता है जो उसने अपने निंजा ट्रेनिंग से सीखी थी। जोकर को हराया जाता है और बैट क्लैन फ्यूडल जापान की स्थिति को रिस्टोर करने के लिए काम करते हैं। बैट फैमिली विलेंस को प्रेजेंट टाइम में वापस भेज देती है। एक छोटी सी मिड क्रेडिट सीन भी होती है जहां कैटवुमन कास्टल रोबोट्स और फर्नीचर को एंटीक स्टोर में बेचती नजर आती है और ब्रूस एक हॉर्स ड्रिवन बैटमोबाइल में मेयर के पार्टी के लिए जाता है। बैटमैन निंजा ये दिखाता है कि मेस भी एंटरटेनिंग हो सकता है। ये निश्चित रूप से सबसे स्ट्रेंज सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस में से एक है। एनिमेशन क्वालिटी ठीक है, जो फाइट सीन्स के दौरान कुछ ब्रिलियंट विजुअल्स दिखाती है। आर्ट काफी इंप्रेसिव है, चाहे प्लॉट थोड़ा अनरियलिस्टिक हो, लेकिन अगर आप चीजों को सीरियसली नहीं लेते तो ये बहुत अच्छा लगता है। इस फिल्म के बनने का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि फाइट सीन्स को लाइव एक्टर्स के साथ शूट किया गया था और फिर उन फुटेज को एनिमेशन में कन्वर्ट किया गया, जिसकी वजह से फाइट सीन्स बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। मूवी ज्यादातर एक्शन सीक्वेंसेस पर रिलाई करती है। बैटमैन निंजा वर्सेस याकुजा लीग की घटनाएं सिर्फ एक दिन बाद की होती हैं, जब बैट फैमिली ने गोरिल्ला ग्रॉड के क्वेक इंजन के माध्यम से गॉथम वापस आ लिया था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है जब तक एक अजीब इवेंट उनकी जिंदगी को हिलाता नहीं है। यह फिनोमिनॉन एक याकुजा हरिकेन होता है जो सिटी को हिट करता है और सैकड़ों याकुजा फाइटर्स आसमान से उतरते हैं, जो हिस्ट्री का सबसे सरप्राइजिंग अटैक करते हैं। बैटमैन और उसके एलाइज जैसे रॉबिन, नाइटविंग और बाकी सब याकुजा फाइटर्स को एप्रीहेंड करते हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है जब उन्हें पता चलता है कि जस्टिस लीग भी मिसिंग है। और समस्या बढ़ जाती है जब बैटमैन को पता चलता है कि जापान और उसके लैंड्स वर्ल्ड मैप पर नहीं दिखते और कुछ गलत हो गया है। कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को बताता है कि पिछले दिन भी याकुजा का इन्वेजन हुआ था और बैट फैमिली ने सिचुएशन को हैंडल किया था, पर क्योंकि वे लोग उस दिन वहां नहीं थे, बैटमैन समझ जाता है कि उनके पास्ट वर्जन्स ने यह काम जस्टिस लीग के साथ मिलकर किया था। क्वेक इंजन के यूज में कुछ गलत हुआ था और स्पेस टाइम कंटिन्यूअम डिसरप्ट हो गया था, जिसके कारण सब लोग मिसिंग हो गए हैं। यह भी और वियर्ड होता है जब बैटमैन और बैट फैमिली को देखता है कि पूरा जापान गॉथम के ऊपर फ्लोटिंग है, जो कि एक स्पेशल फिशर के थ्रू हो रहा है। ये सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिनका कनेक्शन क्वेक इंजन से है और बाकी सब इस अनयूजुअल सिचुएशन से अनजान होते हैं। जापान अब याकुजा लीग के हागाने फैमिली के कंट्रोल में है और एक शॉकिंग ट्विस्ट में ये पता चलता है कि याकुजा लीग के मेंबर्स असल में फॉर्मर जस्टिस लीग हीरोज हैं। ग्रीन लैंटर्न, एक्वामैन, फ्लैश और सुपरमैन सब इस यूनिवर्स में रोग हो चुके हैं और सिर्फ वंडर वुमन यानी डायना, जो अब तक इविल नहीं हुई, हगान फैमिली के अगेंस्ट है। बैटमैन और उसके एलाइज अब एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं जो इतना आउटलैंडिश लगता है जितना लग रहा है। यह मूवी का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये पहली बार है जब फैंस पूरी बैट फैमिली को जस्टिस लीग के अगेंस्ट देख सकते हैं, जहां सिर्फ वंडर वुमन सही कॉज के लिए लड़ती है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बैटमैन और बाकी सब ने अपनी निंजा स्किल्स को अपने ट्रेनिंग के थ्रू बरकरार रखा है, जो इस मूवी में कुछ जबरदस्त कॉन्टेस्ट्स का कारण बनती है। जैसे ही बैटमैन और रॉबिन सिचुएशन को समझ लेते हैं, बैटमैन तय करता है कि वह फिशर के थ्रू जाकर सब कुछ ठीक करेगा। उसे पता चल जाता है कि उसे क्वेक इंजन को रिकवर करना पड़ेगा और डैमियन यानी रॉबिन उसका साथ देने के लिए उसके साथ चल पड़ता है, जबकि बाकी सब गॉथम को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां रुकते हैं। जब बैटमैन और रॉबिन फिशर के थ्रू पहुंचकर आखिरकार वहां अराइव करते हैं, तो वे एक सुपर एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक जापान में पहुंच जाते हैं, जो याकुजा के मेंबर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। जस्टिस लीग के काउंटर पार्ट्स जैसे जाशिका, जो एमरल्ड रे है यानी ग्रीन लैंटर्न, और अस्सा, जो aqua ड्रैगन है, वो तुरंत उन पर अटैक करते हैं। ये दोनों मेटा ह्यूमन प्रोटेक्टर्स हैं हैगन फैमिली के और अपनी पावर्स का इस्तेमाल उनकी मदद करते हैं। डायना, जो कि वंडर वुमन है, बैटमैन और रॉबिन को बचाती है और यह रिवील होता है कि वह अमेज़न फैमिली के एक ऑल फीमेल ग्रुप का हिस्सा है। ये लोग एक सख्त मॉरल और एथिकल कोड फॉलो करते हैं, जिसे निंजियो कोड कहते हैं।
और इसमें बेसिक फिलॉसफीज होती हैं, जैसे कि कभी इनोसेंट को हार्म मत करो और हमेशा सही के लिए लड़ना। आजकल हार्ली क्विन भी इस ग्रुप का हिस्सा बन गई है क्योंकि वह इस रियलिटी का पार्ट बन गई है। मीनवाइल गॉथम सिटी में भी एक और ब्रूटल अटैक हो रहा होता है जब फ्लैश का इविल वर्जन फ्लीटफुट बॉडी फिशर के थ्रू सिटी को अटैक करता है, लेकिन नाइटविंग, रेड हुड और रेड रॉबिन के फाइस्टी फाइट बैक के बाद उसे वापस अपनी रियलिटी में जाना पड़ता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि इस रियलिटी में याकुजा फैमिलीज के बीच बहुत ब्रूटल इनफाइटिंग हो चुकी है और सिर्फ 3 मेजर फैमिलीज सरवाइव कर पाई हैं। हागन फैमिली सबसे पावरफुल है, डोलू फैमिली दूसरे नंबर पर है और डायना की अमेज़न फैमिली उनके टायरेनिकल रूल के अगेंस्ट है। और गेस करो हगाने फैमिली का लीडर कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन का याकुजा वर्जन इविल कुराकू है। यहाँ वो सुपरमैन नहीं है जो हमेशा गुड होता था। ये सुपरमैन बिलीव करता है कि जो पावर रखता है उसे रूलिंग का हक मिलता है। गॉथम सिटी, जो कि बैटमैन की रियलिटी का पार्ट है, वह फिशर के थ्रू इस वर्जन के जापान से दिखाई देता है और डायना गॉथम को लैंड इन द स्काई कहती है। हगान फैमिली का प्लान है इस लैंड को कंट्रोल करना, जिसे वे अमाटा सुकुनिम कहते हैं, और अपने फोर्सेस को फिशर के थ्रू भेज रहे हैं ताकि वे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकें। लेकिन जल्दी ही यह क्लियर हो जाता है कि बैटमैन का ट्रिप फ्यूडल जापान तक जाने का एक बड़ा मकसद है। बैटमैन समझता है कि किसी ने इस रियलिटी को एक ग्रेटर पर्पस के लिए क्रिएट किया है। डायना अपनी मदद देने के लिए बैटमैन को बैट प्लेन को रिपेयर करने में मदद करती है और वह बैटमैन के ऑनर कोड को अप्रिशिएट करती है, जो कुछ हद तक उसके अपने कोड के साथ मैच करता है। जैसे ही बैटमैन और रॉबिन वापस जाने वाले होते हैं, उन्हें इस रियलिटी के सुपर ह्यूमन एनफोर्सर्स रोक लेते हैं। यह पता चलता है कि हागने फैमिली का ओवाबुन राज अल गुल पूरी गेम को चला रहा था। उसने रियलिटी को मैनिपुलेट किया है और मेटा ह्यूमन प्रोटेक्टर्स को भी अपने कंट्रोल में किया है। इसके बाद फिल्म में एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है जब जोकर और रॉबिन, जो इस रियलिटी में आ चुके हैं, बैटमैन की जान बचाते हैं। लेकिन जोकर के स्ट्रेंज सेवियर एक्ट का रीजन कभी एक्सप्लेन नहीं होता। हार्ले को कुराकू अटैक करता है, लेकिन डायना उसे टाइम पर बचाती है। अब हमें पता चलता है कि राज आल गुल का मास्टर प्लान क्या था। जब उसने ग्रोड और उसके क्वेक इंजन के बारे में जाना तो उसने मशीन को मॉडिफाई किया ताकि वह स्पेस टाइम को शिफ्ट कर सके और मल्टीपल रियलिटीज को ओवरलैप कर सके। इससे उसे अपनी एक नई यूनिवर्स बनाने का मौका मिल गया। ये सब बिजार एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि क्रिप्टॉन का लास्ट सन जो जापानीज याकुजा के हाथ में पला हो, ये सब उसका ब्रेन चाइल्ड था। उसके एक्शंस की वजह से जस्टिस लीग ओरिजिनल रियलिटी से स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में गायब हो गई थी। राज अल घुल का अल्टीमेट प्लान ये था कि वह अपनी बनाई हुई रियलिटी को यूज करेगा अपनी ओरिजिनल रियलिटी के अगेंस्ट। अब वह चाहता था कि उसका पोता डैमियन उसकी लेगेसी आगे बढ़ाए, लेकिन वह पैशनेट यंग बॉय ये सब नहीं मानता। अब आती है मूवी के क्लाइमैक्टिक मोमेंट्स। बैटमैन अपने टीम को रेडी करता है जिसमें डिक, जेसन, एल्फ्रेड और टिम होते हैं और अल्फ्रेड ने उनके बैट व्हीकल्स को मॉडिफाई कर दिया है। दूसरी रियलिटी में डायना को एक सीवियर चैलेंज का सामना करना पड़ता है। अस्सा और जाशिका उसे अनफेयर मेथड से हराने की कोशिश करते हैं और बाकी क्लैन के वॉरियर्स को कैप्चर करके डायना को सरेंडर करने पर मजबूर करते हैं। जैसे ही बैटमैन और नाइटविंग इस रियलिटी में जाकर डायना को बचाते हैं, एक मेमोरेबल फाइट होती है। बैटमैन और डायना जल्दी से अस्सा को हरा देते हैं, जबकि नाइटविंग जाशिका को उसके डिकॉय आर्मर का इस्तेमाल करते हुए फाइट करता है। दूसरी तरफ जेसन और टिम राज अल गुल के स्पीड फोर्स वॉर्टेक्स को रोकने में सफल होते हैं, जिससे फाइटर्स ओरिजिनल रियलिटी में भेजे जा रहे थे। अब जब याकुजा लीग के ज्यादातर मेंबर्स को फाइट से हटा दिया गया है, कुराकू एंटर्स द सीन और बैटमैन के साथ एपिक शोडाउन होता है। मीनवाइल बाकी सब हगाने टावर में क्वेक इंजन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ताकि राज अल घूल का सिनिस्टर प्लान फॉइल्ड हो सके। फाइनल बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फाइट आपके टाइम की वर्थ होगी और यह देखना भी काफी मजेदार होता है जब बैटमैन रेड सोलर एनर्जी का यूज करके क्रिप्टोनियन को इमोबिलाइज करता है, अपने हीरोइक काउंटर पार्ट के बारे में समझाने की कोशिश करता है और कैसे उसे राज अल गुल ने मैनिपुलेट कर लिया था अपने मकसद के लिए। जब स्वीट टॉकिंग से कुछ नहीं होता तो बैटमैन क्रिप्टोनाइट नकल डस्टर का यूज करता है इविल सुपरमैन को नॉकआउट करने के लिए। और यह भी मेंशन करता है कि यह नकल डस्टर उसे क्लार्क ने दिया था, जस्ट इन केस अगर वह कभी रोग हो जाए। लेकिन यह कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता क्योंकि रियलिटी को सॉर्ट करना अभी बाकी होता है। रोज एक लास्ट ट्राई करता है अपना हाथ चलाने की और वो क्वेक इंजन के एनर्जी मॉड्यूलेटर को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन और उसकी टीम फिर भी मशीन को एक्सेस कर लेते हैं और मल्टीपल रियलिटीज को कोलाइड होने से रोक देते हैं। सब इविल याकुजा सुपर हीरो काउंटर पार्ट्स
अपने ओरिजिनल वर्जन्स के बारे में जानकर इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि वो रॉस का लास्ट अटेम्प्ट भी रोक देते हैं। आखिरकार ओरिजिनल रियलिटी अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाती है और बैटमैन के पास अपनी ओरिजिनल जस्टिस लीग वापस आती है। अब क्विक इंजन क्या है? यह वो मशीन है जो सारी मेस का कारण बनी है। गोरिल्ला ग्रोड की एक अननोन पावर ये मशीन है जो कि बैटमैन निंजा फ्रैंचाइज की सभी इवेंट्स की है। ये बेसिकली एक टाइम डिस्प्लेसमेंट मशीन है जो पावर की जरूरत पड़ती है। एक फाइट के दौरान ग्रोड के साथ बैटमैन एक बिल्कुल अलग रियलिटी में ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, इस मशीन के बारे में काफी चीजें प्लॉट आर्मर के साथ दी गई हैं ताकि सब कुछ फिट हो सके, लेकिन ये ग्रोड की ब्रिलियंस और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का काफी इंटरेस्टिंग एडिशन है। और वैसे भी रास अल गुल की भी इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। ये एक फैसिनेटिंग और वाइल्ड राइड है जो आप सीरियसली नहीं ले सकते। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, ऐसे आइडियाज को सीरियसली लेना मुश्किल है क्योंकि सब कुछ का अब्सर्डिटी बिल्कुल क्लियर है। जो नई मूवी रिलीज हुई है वो अपने प्रीडिसेसर की तरह ही देखने में मजेदार है, चाहे प्लॉट उतना सेंसिबल ना हो। हमें डीसी मिथोस और जापानीज कल्चर और हिस्ट्री के रेफरेंसेस बहुत पसंद आते हैं। विजुअल ब्रिलियंस तो बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल है और वॉइस ओवर वर्क भी काफी इंप्रेसिव है। तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं कि आपको बैटमैन निंजा फ्रैंचाइज के बारे में क्या लगता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।